नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। और क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन की बात की जाए तो वो होती है इमरजेंसी वार्ड या फिर आईसीयू। क्योंकि आपने देखा होगा कि आमतौर पर कभी भी अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी ही याद आती है। तो उसी इमरजेंसी वार्ड की या फिर आईसीयू की हम इनसाइड स्टोरी जानेंगे कि क्यों वो एक हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप टांटिया है, जो कि प्रोफेसर है और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। थैंक यू आयुष। सर, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड के हम जिक्र करते हैं, जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है, फिर घर पे हम लोग होता है तो हमको लगता है कि कैसे भी घर के पास पहुंच जाए टाइम पे और वहाँ पर हमको तुरंत ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक आईसीयू वार्ड या फिर इमरजेंसी वार्ड? आयुषी जी, ये है इमरजेंसी जो है वो एक तरीके से कोई भी इलनेस या इमरजेंसी सिचुएशन जब अराइज होती है उसको टैकल करने का हॉस्पिटल में फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। किसी को चेस्ट में पेन हुआ, हाथ या पैर ने काम करना बंद कर दिया, तो सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में 24/7 जो है इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। एंड सारी जो इमरजेंसीज हैं वो जैसे ही पेशेंट अराइव करता है इमरजेंसी में, तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, जो भी करना होता है, वो सब करके कंसर्न डॉक्टर जो हैं वो उनको फॉलोअप कर लेते हैं। हम बात करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों में जो है टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जब हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट अटैक में वी से दैट एवरी मिनट मीन्स दी हार्ट मसल। सेम वे जब ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ एवरी मिनट जो है दैट मीन्स द ब्रेन पार्ट। तो इनको गोल्डन आवर का भी नाम दिया गया है। तो पेशेंट हमारे पास कितने जल्दी आ पाता है और यहाँ आने के बाद हम उसको कितना जल्दी कर पाते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि उसमें जो है पेशेंट ने जो टाइम लगा दिया आने में उसे हम चेंज नहीं करते। हमारे पास आने के बाद चाहे वो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी ट्रॉमा भी आता है, तो उसमें हम जितना जल्दी ट्रीट कर पाएँ पेशेंट्स को, वो हमारा एम रहता है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं जो कि इमरजेंसी में देखने को मिलता है? यूजुअली आयुषी जी ट्रॉमा, मतलब कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया, ब्रेन स्ट्रोक, देन आपके जो है पर्टिकुलर कोई पॉइजनिंग्स जो है कोई इंजेस्ट करके आ जाते हैं, फिर जो है आपके ब्रेथलेसनेस के जो है इश्यूज है, ठीक है, वो वाले पेशेंट्स आते हैं। तो ये सारे केस मिक्स होते हैं एक इमरजेंसी के, जो वाकई में सीरियस पेशेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, ये कोड ब्लू क्या है? कोड ब्लू जो है ये हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, एक रैपिड रिस्पांस टीम होती है, उसका सिस्टम है। सो जो भी, जैसे हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, तो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स में जब भी कोई हॉस्पिटल के क्रिटिकल एरियाज जैसे कि ICU और इमरजेंसी के बाहर के जो वार्ड्स हैं या कोई हॉस्पिटल का कोई भी पार्ट है जहाँ कोई पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है, मतलब पेशेंट बेहोश हो गया है, तो उस पेशेंट को जो है ICU की टीम और जो स्पेशल टीम है वो जाके अटेंड कर सके, इसलिए स्पेशल एक कोड डेवलप किया गया है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में उसका जो है कोड ब्लू अनाउंस होगा तो वो बाकायदा लोकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, सो दैट द टीम फ्रॉम ICU रीचेज एट दैट पॉइंट एंड उस पेशेंट को जो कि कोलैप्स हुआ है उसको असेस कर सके और उसको एट दैट साइट जो है जो ICU की फैसिलिटीज है वो दी जा सके, एंड उसको स्टेबलाइज करने के बाद जो है हम उन्हें ICU या अकॉर्डिंगली जहाँ भी शिफ्ट करना होता है वहाँ शिफ्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग जब भी ICU का नाम सुनते हैं, घर में भी कोई भी नॉर्मल इंसान सुनेंगे तो शायद वो घबरा जाता है पहले ही। तो वाकई में ICU में जाना, वहाँ पर अगर आप ICU में है तो एक वाकई में घबराने वाली बात होती है बहुत ज़्यादा? डेफिनेटली देखिए, जो भी पेशेंट ICU में लैंड किए हैं वो जो है कहीं ना कहीं सिक है। ICU में आप हॉस्पिटल में अगर 500 मरीज हैं तो ICU में 25 होंगे जो प्रोबेबली सबसे सिकेस्ट पेशेंट्स हैं। सो ये पेशेंट जो है डेफिनेटली, अगर आपका पेशेंट ICU में है और अगर आपको बताया गया है कि आपका पेशेंट ICU में क्यों है, तो एक डरने की बात तो है, बट हमें ये समझना है कि ICU जो प्लेस है वहाँ पे आपके पेशेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, उसमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। हाँ, घबराने की बात है, बट आपको अपनी ट्रीटिंग टीम पे जो है थोड़ा भरोसा होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द ट्रीटिंग टीम।
अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अनंता हॉस्पिटल ने तो अपनी एक पहचान भी बनाई है इस चीज़ के लिए कि इमरजेंसी हो या फिर जो ट्रीटेबल जो मूवमेंट है वो यहाँ पे बनाया गया। इसके अलावा कोविड का मेरे को याद है डॉक्टर प्रतीक की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आए थे, उनको बेड भी मिला था, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी बहुत ज़्यादा मच गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे और शायद तब से ज़्यादा याद आया था लोगों को भी कि ICU क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ के एक एक बेड की वैल्यू शायद तब पता चली थी। कोविड वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर द ह्यूमैनिटी ओवरऑल, जनरल पब्लिक के लिए, इवन हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, खास करके जो ICU जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि वो इतना लार्ज स्केल था, नो हॉस्पिटल नो सिस्टम कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगेन आई विल से कि बहुत टफ टाइम था ओवरऑल, बट ये था कि हमारे पास जो भी उस टाइम तो पेशेंट्स थे रूटीन, वो सारे जो है कोविड ही थे, तो उनको जो है हमने हमारे सारे ICU जो है कोविड में रन किए थे। टफ टाइम इसलिए था, खास करके जो सेकेंड वेव था उस टाइम पे वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स, अदरवाइज हेल्दी यंग पेशेंट्स जिनको हम वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, उनको निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो एक बहुत ही फिज़िकली तो स्ट्रेस्ड आउट हो ही रहे थे, एंड एक इमोशनल जो बर्नआउट जो बोल रहे हैं वो हम डॉक्टर्स के लिए उस टाइम पे था। जब तक अनंता हॉस्पिटल की बात करें तो हमने जो है, मैंने अकेले ने नहीं, हमारी जो पूरी टीम है, टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड द सपोर्ट स्टाफ, सब ने बहुत ही मन लगा के अच्छे से काम किया, एंड वी आर थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हम सेव कर सके। बट स्टिल माई हार्ट गोज आउट टू दोज यंग पीपल पर्टिकुलरली जिनको हम नहीं बचा पाए, उनकी फैमिलीज़ को हम आज भी जो है फेस करने में थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया, हम अपना बेस्ट पॉसिबल कर रहे थे, बट समहाउ वी कुड नॉट सेव देम। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि एक नया पैंडेमिक आने वाला है, अभी वहाँ तक पहुँच चुका है, इतने पेशेंट्स, आपने भी सुना होगा कि इतने पेशेंट्स अभी तक भारत में पाए गए हैं, तो क्या अनंता हॉस्पिटल अभी अपनी इक्विपमेंट के साथ में रेडी है किसी और पैंडेमिक के लिए? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पैंडेमिक, बट यूजुअली जैसे कोविड हो गया है 4-5 साल, बट स्टिल उसकी मेमोरीज एटलीस्ट मेरे मन में तो बिल्कुल फ्रेश हैं। सो वी इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट एंड मैन पावर आर ऑलवेज रेडी टू फेस सच पैंडेमिक, although I wish that some such thing does not happen again, but yes, we are ready to tackle any pandemic. अच्छा डॉक्टर प्रतीक, क्योंकि पैंडेमिक कोविड की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वो पेशेंट्स के लिए तो एक लेसन था ही, पर क्या वो डॉक्टर्स को भी कोई लेसन देकर के गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी आप लोग ऑफ कोर्स बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में डील करते, पर अचानक से इतने सारे पेशेंट्स आ जाना, उसके बाद में कई अपना 100% देने के बावजूद कई लाइफ्स को नहीं बचा पाना, वाकई में एक लाइफ लेसन था वो। आयुषी जी, पर्टिकुलरली थोड़ा पर्सनल हो जाऊंगा, मेरे लिए प्री एंड पोस्ट कोविड वाज डिफरेंट। प्री कोविड ये था कि ठीक है, अभी तो अपना ही काम करना है, करियर बनाना है, पेशेंट केयर करना है, पर्सनल लाइफ पे जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पोस्ट कोविड जितनी अनसर्टनिटी अपनी आंखों से देखी लाइफ के बारे में, माई विजन टूवर्ड्स लाइफ चेंज। आई नाउ स्पेंड मोर टाइम विथ माई फैमिली, अपने आप का ध्यान देना। जैसे पहले मैं कोई वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करता था, कोविड के बाद से ध्यान आया कि भाई नहीं, कब नंबर लग जाए आपको पता नहीं है, तो अपने लिए भी जो है समय निकालना। आप जो पोस्टपोन करते रहते हैं, यूजुअली होता है कि यार एक बार थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, 45 की एज हो जाएगी, 50 की एज हो जाएगी, उसके बाद कुछ अपने लिए करेंगे। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जो सेल्फ टाइम पेशेंट के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो रियलाइजेशन हुआ, तो इवन फॉर दैट मैटर हमारे तो फैमिली में ये चेंज हुआ कि हम दोनों ही जो है एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर से थे। सो ये डर आ गया था कि किसी एक को कुछ हो गया, दोनों ही ICU में काम कर रहे थे, किसी एक को कुछ हो गया तो क्या करेंगे। सो माई वाइफ जस्ट बिकॉज कि भाई फैमिली को सपोर्ट कर सके, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली को सपोर्ट कर सके, इसलिए उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया। ओह गॉड। क्योंकि ये हो गया था कि दोनों ICU में काम कर रहे हैं, दोनों को कुछ हो गया तो बच्चों को और पेरेंट्स को देखेगा कौन। तो उस डर से बोल दीजिए थोड़ा सेल्फिश हो गए कि भाई हाँ, मैं अपने आप को खोने को तैयार हूँ, अगर मुझे कोविड हो गया ठीक है, बट एटलीस्ट फैमिली को कोई टेक केयर कर सके। और शायद मुझे नहीं लगता कि स्टोरी किसी को पता होगी कि डॉक्टर्स भी इस तरीके से सफ़र कर रहे थे इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। इट वॉज अ टफ टाइम, अगेन बताऊंगा इमोशनली। 6 महीने तक घर में एक कमरे में रहना, आपको प्लेट जो है बाहर से दे दी जाए, आप घर जा रहे हैं बट अपने बच्चों के पास तरफ से कहा जाता था कि आप आइसोलेट रखिए खुद को, बट मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स खुद भी आइसोलेट हो रहे थे। 6 महीने पहले वाले तो ये है कि कमरे में बैठ के वो नीचे थाली दी जाती थी
और वहाँ खाना खा के वापस थाली बाहर रख देते, घर से गए वो सैनिटाइजर में अपने कपड़े और सब सामान डाला एंड यू गो स्ट्रेट टू योर रूम। सो वो ठीक है, एक टफ टाइम था, थैंकफुल टू द ऑलमाइटी के हमें उनसे पार लगाया। चलिए एक बार फिर से प्रेजेंट पे हम वापस अब आईसीयू पे आते हैं। और क्योंकि सर आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी होश में भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट फैमिली से इतना मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनको पता होता है कि वो सीरियस कंडीशन में है। सर क्या उनके लिए कोई काउंसलर्स भी वहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं जो कि उनसे एटलीस्ट बातचीत कर सके, उनको थोड़ा काम डाउन कर सकें? काउंसलर्स होते हैं मैम, बट वी एज क्रिटिकल केयर फिजिशियंस, हमारी जो नर्सेज हैं, हम लोग खुद ही इंश्योर करते हैं, हम समझते हैं कि जो एक कॉन्शियस पेशेंट है और वो एक बंद एनवायरनमेंट में है जहां उसकी फैमिली से विजिटिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सो उनके लिए हम खुद जैसे काउंसलिंग करना, उनको समझाना, खास करके जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है बट जग रहे हैं तो उनको टाइम से ओरिएंट कराना, वो कहाँ है ये ओरिएंट कराना, ये ज़रूर करते हैं। एंड जब तक विजिटिंग की जो टाइम है, काउंसलिंग जो फैमिली का विजिटिंग आवर्स है, हम थोड़े रिलैक्स कर रखते हैं, खास करके उन पेशेंट में जो कॉन्शियस है और जो सेल्फ फीड कर सकते हैं या जो फीड ले सकते हैं, तो उनको जो है हम फैमिली को इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं जो कॉन्शियस रहते हैं और आसपास के माहौल देखते हैं, खास करके जैसे कोविड में होता कि देख रहे हैं कि बराबर में डेथ हो रही है, उनको लगता है, ये डर बैठ जाता है कि अगला नंबर मेरा तो नहीं है। सो उसको कम करने के लिए, उस डर को कम करने के लिए हम फैमिलीज़ को जो है रूटीन में जो है इन्वॉल्व करने, खास करके जो उनको फीड कराने वाली चीज़ है कि आके खाना खिलाने वाली चीज़ है, उसके लिए हम जो है पेशेंट की फैमिली को इन्वॉल्व रखते हैं। डॉक्टर प्रतीक, क्योंकि आपसे बात करते हुए माइंड मेरा क्यूरियस बहुत ज़्यादा है आपसे और भी सवाल करने के लिए, पर क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम इस वक्त रुकेंगे, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अनंता हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रतीक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रतीक जी, क्योंकि इससे पहले हम लोग आईसीयू में जिक्र कर रहे थे कि काउंसलिंग किस तरह से होती है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हमने आईसीयू में, मैं भी अभी तक गई होंगी या फिर हमारे व्यूअर्स भी गए होंगे, तो उन्होंने शायद सिर्फ अपने पेशेंट्स को देखने के लिए ही गए, सिर्फ इतना ही देखा है हमने, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। बट इसके अलावा आईसीयू में क्या क्या खास होता है, कौन कौन सी वो मशीनरीज होती है जिन पर रखा जाता है उन पेशेंट्स को? आयुषी जी, ये है यूजुअली जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं, जो सबसे सिक पेशेंट्स हैं, कॉमनली एक नाम सुना होगा, वेंटिलेटर। सो वेंटिलेटर जो है कोविड में भी बहुत यूज़ हुए थे। सो वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि आर्टिफिशियल ब्रेथ्स देता है और उसमें नॉर्मली आप और हम जो है 21% ऑक्सीजन लेते हैं और उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है दैट इज़ 100%, वहाँ तक हम जा सकते हैं। सो वेंटिलेटर एक डिवाइस है जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट होता है। साथ में कॉमनली वर्ड सुना होगा डायलिसिस। सो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी का सपोर्ट देता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसी मेडिकेशंस जानी होती, दवाइयाँ जानी होती है जब बीपी कम है, वो बीपी को मेंटेन करने के लिए। सो वो स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो बीपी मेंटेन करते हैं। कुछ जो हाई एंड जो मशीनरीज होती हैं जैसे कि एक्मो, उसमें जो बॉडी का टोटल हार्ट और लंग जो है उसको बाईपास कर दिया जाता है। जो ब्लड जो है टोटली बॉडी से बाहर ऑक्सीजनेट हो रहा है, उस टाइम बॉडी के जो हार्ट और लंग है उनको पैसिवली रेस्ट करने दिया जाता है ताकि वो बीमारी से रिकवर कर सके। तो आईसीयू में जो है बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मॉनिटर्स होते हैं जो कि हमको पेशेंट्स की जो है बीट टू बीट जो हर सेकंड की वेरिएबल्स हैं वो बताते हैं। सो डेफिनेटली एक आईसीयू जो है और यूजुअली अगर आप अपने पेशेंट को मिलने गए होंगे कभी तो आवाज़ सुनी होगी, मल्टीपल बीप्स एंड बजर्स, बीप 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 बीप। तो वो जो है हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं कि वो बीप्स की वॉल्यूम कम रखें, बट अगेन दीज आर अलार्म्स, सो वी शुड वो आवाज़ जो है अलार्म करनी चाहिए, इसलिए आपको कॉमनली बीप्स सुनाई देते हैं। अच्छा, वो बीप्स का मतलब क्या होता है कि उनकी ब्रीथिंग प्रॉपर हो रही है फिर कुछ और? जैसे मैंने बताया मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, अलग अलग मशीन्स हैं। सो व्हेनेवर देयर इज़ अ जो नॉर्मल रेंज है उससे बाहर कोई वेरिएबल जाएगा तो वो बीप करेगा। अगर हार्ट रेट जो है मेरे मॉनिटर में जो है रेंज है 50 to 100, सो अगर वो 50 से कम जाएगी, 100 से बाहर जाएगी, तो देन द मॉनिटर विल गिव मी एन अलार्म। आई कांट बी स्टेयरिंग एट द अलार्म, मैं मॉनिटर के सामने हर बार स्टेयर नहीं कर सकता। सो आई विल गेट एन ऑडियो अलार्म कि नहीं कुछ तो रॉन्ग है, आई विल हैव टू लुक एट द मॉनिटर। सेम वे वेंटिलेटर पे अगर किसी रीज़न से जो है वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है तो मैं जाके वेंटिलेटर पे देखूंगा। तो ऐसे ही जो भी डिवाइसेस, ये सेफ्टी मैकेनिज्म, जो अलार्म्स जो हैं, जो बीप्स हैं, वो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई रीसेंट केस आप शेयर करना चाहेंगे जो कि आपने हैंडल किया हो यहाँ पे और वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट भी रहा हो? यूजुअली रहते हैं
रिसेंट की बात करेंगे तो हमारे पास अभी जब इमरजेंसी से बात करेंगे तो एक रिसेंटली पास में ही एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से वी हैड लॉट ऑफ अराउंड 40 पेशेंट्स एक साथ आए थे। उनमें से अराउंड 7 या 8 जो है वो सीरियसली इंजर्ड थे। सो उसमें आईसीयू में आए थे 7 या 8 पेशेंट, बट वो मेन जो इशू होता है कि एक साथ इतना लोड आना। सो हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही ये खबर मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है, पास में पेशेंट्स आ रहे हैं, सो सिस्टम वाज एक्टिवेटेड। हम लोग सब जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी सब आ गए थे। सो और everyone was allotted a patient, like मुझे एक पेशेंट दे दिया गया, and me and my team would look after a team of 4 people would look after one patient, and similarly सारे लोगों को जो है अपने अपने टीम्स को एक एक पेशेंट दे दिया गया था। खास करके जो ज़्यादा सीखे उनको बड़ी टीम्स दी थी, और जो रिलेटिवली स्टेबल थे उनको 1 या 2 जो है डॉक्टर्स देख रहे थे। और जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई थी जिनके प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स आ गए थे। फिट्स के बाद जो है जब उनका एमआरआई कराया तो ब्रेन में जो है क्लॉट हो गया, तो उसमें जो है जो गायनेकोलॉजिस्ट, हम इंटेंसिविस्ट, आईसीयू क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन सब इन्वॉल्व थे, एंड द पेशेंट इज स्टिल क्रिटिकल बट डूइंग स्टेबल। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, जब आईसीयू में कोई पेशेंट पहुंचता है तो क्या उनमें ऐसा होता है, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी भी काम करती है कि जैसे फीमेल्स की इम्यूनिटी या फिर मेल्स की इम्यूनिटी में कुछ फ़र्क हो, यानी कि उनको हैंडल करने का तरीका कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है? नहीं मैम, जो भी पेशेंट आईसीयू में आ रहा है, एक तो जैसे मैं बताया क्रिटिकली सिक है, तो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है। सो दे ऑल आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, जो जिसका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हैंड हाइजीन जो बोलते हैं कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को टच किया है, पेशेंट के सराउंडिंग को टच किया, उसके बाद हैंड हाइजीन फॉलो करना है। सो इम्यूनिटी तो सब पेशेंट्स की ऑलमोस्ट डाउन ही होती है, बट हाँ इसमें कोई जेंडर बेस नहीं कह सकते हैं आपके फीमेल या मेल की कोई इम्यूनिटी में फ़र्क होता है, बट डेफिनेटली हर पेशेंट जो है उसको बहुत ध्यान से रखना होता है आईसीयू में। अच्छा, अभी आपने कहा बहुत ध्यान से रखना होता है, तो मेरा अगला सवाल यही था कि एक आईसीयू में कितने स्टाफ की उस वक्त मौजूदगी रहती है? बिकॉज मैंने देखा है अक्सर कि खाना भी उनको खिलाया जाता है, पानी का ध्यान रखना होता है, तो एक तरह से सब एक तरह से बच्चे हैं वहाँ पर कि जिनका आपको प्रॉपर 24/7 आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा, हर चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी। यूजुअली जो है मैं बता रहा हूँ, जो सिक पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, उन पे 1 पेशेंट पे यूजुअली 1 नर्स रहते हैं। अच्छा। एंड वही फ़र्क है जो वार्ड और आईसीयू में। एंड जो नॉन वेंटिलेटेड होंगे वहाँ मैक्स टू मैक्स 2 पेशेंट पे 1 नर्स होंगे। एंड वो 8 या 9 बेड या 10 बेड का एक जो आईसीयू होता है उसमें 1 या 2 डॉक्टर्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक रहते हैं। सो इन दैट वे, एंड वो नर्स जो हैं अगर 10 बेड पे जो है 5 या 6-7 नर्स हैं तो उनके ऊपर एक हेड नर्स भी होंगे। सो ये मैन पावर जो है, जैसे आईसीयू एक ओवरऑल रिसोर्स इंटेंसिव चीज़ है, बी इट ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि 1:1 पेशेंट नर्स पेशेंट रेशियो रखना, फिर जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्स इंटेंसिव है, दैट जो मेडिसिन है वो सब हाई एंड है। सो ओवरऑल आईसीयू जो है वो एक रिसोर्स इंटेंसिव प्लेस है। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, इसके अलावा मतलब जानना मैं ये भी चाहती हूँ कि जब जो मशीन्स वर्क कर रही हैं वहाँ पर, तो जब पेशेंट वहाँ पर पहुँचता है तो क्या बिल्कुल वो मतलब बेहोशी की हालत में वहाँ पर पहुँचेगा, या फिर उसको मालूम है, मतलब जो चेंज होता है वार्ड से आईसीयू वो किस बेसिस पे किया जाएगा? यूजुअली जैसे एक तो मैंने कोड ब्लू हमने जब डिस्कस किया था कि वे उस कंडीशन में कोई पेशेंट आ गया, या फिर जब वार्ड में जब पेशेंट रहते हैं तो उनके सबके जो है एक अर्ली वार्निंग स्कोर होता है, म्यूज़ बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो वार्ड का स्टाफ जो है वो डेली भरता है, हर शिफ्ट में भरता है। म्यूज़ दैट इज मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर। अच्छा, ठीक है। सो वार्ड में जो पेशेंट है उसका वो फॉर्म भरेंगे डेली कि ये वाइटल्स है, उसका हार्ट रेट इतना है, रेस्पिरेशन इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं, और उसमें स्केल बना होगा कि मेरे उन पेशेंट का ये आ रहा है। सो नाउ दैट पेशेंट हैज़ एंडेड अप in a place where the ICU team needs to come and see the patient, whether that patient needs ICU। तो हम लोग जाते हैं वार्ड में, हमें बुलाया जाता है और असेस करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट वहीं मैनेज हो सकता है तो वहीं मैनेज करने के लिए उनको प्रिस्क्राइब कराते हैं। अगर लगता है कि नहीं, हम पेशेंट की जो है कंडीशन ऐसी है कि वार्ड में नहीं मैनेज हो सकते, तो हम उन्हें ICU लाने की बात कहते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट केसेस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जो कि मैक्सिमम पाया जाता है आईसीयू के अंदर या पहुंचते हैं वहाँ पे केसेस? जैसे आपके जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक जिसमें कि ब्रेन को जो है जो आर्टरीज, ब्रेन हैमरेज कहते हैं, if I'm not wrong। स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं। एक तो जैसे आपने बताया ब्रेन हैमरेज,
दूसरा जो स्ट्रोक का पार्ट होता है जिसमें जो ब्रेन को आर्टरी जो ब्लड ले जाती है उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्रेन का वो पार्ट जो है उसको इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो वो भी एक स्ट्रोक होता है जिसमें हम यूजुअली लकवा जो बोलते हैं कि एक साइड लकवा आ गया, तो ये वाले पेशेंट्स रहते हैं। दूसरे जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, कोई वॉल्व की प्रॉब्लम हो गई, वो वाले पेशेंट्स रहते हैं। लंग्स में जिनके इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, सीवियर हो गया, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन के साथ जो है ब्लड प्रेशर कम हो गया। मौसमी बुखारों की बात करें, जबकि मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, ये वाली जो बीमारियां हैं, ये वाले जब कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जब एक ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये वाले पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। खास करके जब बड़ी सर्जरीज होती हैं उनके बाद जो है पेशेंट्स को इलेक्टिवली वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कि अगर किसी का बहुत बड़ा जो है ओरल कैंसर का है, किसी का सर्जरी हुआ है, तो वो पेशेंट जो है 1 या 2 दिन वेंटिलेटर पर रहते हैं, वो वाले पेशेंट आईसीयू में रहते हैं। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयूज में रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपने मेरे को बताया कि ये केसेस आते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्या इनकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं प्रभाव करती है इनको इन चीज़ों के लिए? जैसे स्ट्रोक आया या फिर ब्रेन हेमरेज अभी आपने बताया ये हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो क्या ये लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है? जी बिल्कुल। जब तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बात करें, इनमें डेफिनेटली लाइफस्टाइल का रोल है, क्योंकि कुछ जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर रहना, डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग, ये तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कोई भी वैस्कुलर डिजीज, उसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जो है। अब हम लोगों के पास जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी एज इवन लेस देन 30 है। सो कहीं ना कहीं जो है एज अ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एंड स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो रोल प्ले कर रहा है। सो डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो है वो फ़र्क कर रहा है। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, क्योंकि आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी है, बट मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि आपको आईसीयू तक नहीं पहुँचना है, लेकिन वो आईसीयू तक नहीं पहुँचे इसके लिए मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आप अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को दें। आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमने बात कही, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग या अल्कोहल, इन सब चीज़ों को जो है हमें अवॉइड करना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। मेरा काम है आईसीयू में काम करना, बट स्टिल मैं यही चाहूँगा कि कम से कम लोग हमारे पास पहुँचे, और जो पहुँचे उनको जो है हम अच्छे से सर्व कर सकें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू आयुषी, थैंक यू। डॉक्टर प्रतीक टांटिया हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि प्रोफेसर है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है अनंता हॉस्पिटल के अंदर, जिन्होंने हमने पूरी इनसाइड स्टोरी बताई कि आईसीयू के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पेशेंट वाकई में आईसीयू के अंदर पहुंचते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।